ये जो 2 चीते लाए गए हैं वो कून्हों से लाए गए हैं, यानी अब हिंदुस्तान में एक नहीं 2 चीतों के अड्डे हैं कह सकते हैं। 2 जगह पे अब मिलेंगे। अभी तक तो कूनों में थे और अब यहाँ पे अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे वाले पिंजरों को जब उन्होंने उठाया तो वो निकल के राजी नहीं थे साहब। होता है, मतलब इट्स वेरी नेचुरल ये। तो गांधी सागर की वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो मसाई मारा के टाइप का ही एक ग्रासलैंड है जिसको चौड़ भी बोलते हैं। अच्छा। चीता मित्र का मतलब नहीं कि चीतों से जाके हाथ मिलाएंगे चाय पीएंगे उनके साथ बैठ करके। इनका काम ये है कि लोगों को अवेयर करना। नया माहौल है, उन्हें पता नहीं है लोकेशन वाइज, तो किल करने में उनको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता होगा शुरुआत में। किल कहीं पे भी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चीते के गोल गोल स्पॉट होते हैं। अच्छा। और ये करीब 2000 तक उनके शरीर पे होते हैं, पूरी बॉडी पे 2000 के आसपास। और ये 2 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं किसी भी आवाज़। अच्छा, सुनने की ताकत काफ़ी है इनमें। कि जिसने भी पानी को पैक किया अब 20 रुपये में आपको थमा दिया, उससे शातिर इंसान कोई नहीं रहा होगा। बिल्कुल। एक आपको आराम दिया गया कि घर से झोला हाथ में क्यों लेके चलेंगे, उसमें मोबाइल देखते चलिए उसे हाथ में। प्लास्टिक तो दे ही देगा आपको झोला। कि पैसे से आप सांस नहीं ले सकते, पैसे से आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अपने सेहत में सुधार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में आए, आपको फ्री में हवा मिला जिसका कोई पैसा नहीं लगता था, आपको फ्री में पानी मिला जिसका कोई पैसा नहीं लगता था। हम वहाँ तक ले आए हैं कि अब हमें हवा भी खरीदना पड़ा, यानी प्यूरीफायर। पानी तो हम खरीद ही रहे हैं, पानी तो ले ही रहे हैं। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये हकीकत की तरह ये सच होता है, पर हमारे जैसे कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में है खांचा, जिनके पास है बेइंतहा तजुर्बा, जिनकी बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा लेकिन जिनकी तजुर्बेकार आँखों ने जंगल की दुनिया को देखा है, वाइल्ड लाइफ को जिया है, तो हम उनके बहाने उस दुनिया को फिर से खंगालते हैं, वहाँ के किस्से सुनते हैं, वहाँ की ज़िंदगी को देखते हैं और वहाँ के कुछ सवाल मैं उनसे पूछता हूँ जिनके जवाब में वो हमें किस्सों के ज़रिए उनके जवाब हमें मिलते हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं। तो आज फिर हम लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ पर बेस्ड हमारा ये पॉडकास्ट जिसका नाम है शेर खान। इसका नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं एक नए विषय के साथ। हमारे साथ हैं शेर खान उर्फ खांचा उर्फ आसिफ खान और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। क्या बात है। तो खांचा ये बताइए कि आज शेर खान में हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ के किस्से सुनने वाले हैं? आज आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। अच्छा। और बात करेंगे चीतों की। वाह। हालांकि आप पूछेंगे क्यों, तो एक अपडेट आया था चीतों को लेकर के, तो मुझे लगा कि इस कहानी को सुनाया जाए। और मंदसौर ज़िले में जो गांधी सागर जगह है एक, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे 2 चीतों को छोड़ा गया है। ओके। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। और इस पे फॉरेस्ट वाले काफ़ी लंबे समय पे इस इलाके में काम कर रहे थे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो नई खेप अफ्रीका से चीतों के आने वाली है वो यहाँ शिफ्ट होने वाली थी। और अभी चूंकि बातचीत चल रही है दोनों देशों में, लाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। मतलब इतना ईजी नहीं कि लाई 4 चीते पूरा लीगल प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है एमएस से। और उनको लाना एक अपने आप में मैं कहूँगा बहुत मशक्क़त का काम है। बेशक। कि उनको हवाई जहाज़ से लाया जाता है, उनका पूरा ध्यान रखना, उनके क्योंकि ट्रैंक्लाइज करके लाना, रास्ते में उनका ध्यान रखना, तो बहुत ही क्रिटिकल एक ऑपरेशन आप कहेंगे ये है, जिसको पूरा करने में काफ़ी वक्त लगता है जी। और ये जो 2 चीते लाए गए हैं वो कून्हों से लाए गए हैं, यानी अब हिंदुस्तान में एक नहीं 2 चीतों के अड्डे हैं कह सकते हैं। 2 जगह पे अब मिलेंगे। अभी तक तो कूनों में थे और अब यहाँ पे अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन चीतों को जो लाया गया तो बड़े तरीके से, आप जानते हैं, इनको ऐसा नहीं कि उठाया और बेशक वो तो गाड़ी में डाल दिया और उनको लेके चल दिया आप, तो उनका पूरा प्रोसेस होता है। उनको ट्रैंक्लाइज किया गया, यानी बेहोशी का इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं दिया गया, डॉट मारा गया, फिर उन्हें पिंजरे में रखा गया। और मतलब डॉक्टर की पूरी टीम होती है, वेटनरी डॉक्टर की, और फिर उन्हें एक गाड़ी में रख के लाया गया। साथ में मेडिकल जो स्टाफ था वो साथ में था और एक
पूरी इमरजेंसी कोई अगर हो जाए तो एक गाड़ी यानी एम्बुलेंस जो थी उनके साथ साथ चली और 360 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये दोनों चीते यहाँ पे पहुँचे। और दोनों मेल हैं, दोनों चीते जो हैं मेल हैं और फ़िलहाल इनको बाड़े में ही रखा गया है। इनफैक्ट सीएम साहब जो वहाँ के हैं, मोहन साहब, वो वहीं पे थे, मोहन यादव साहब। तो उन्होंने जब पहला चीता बटन दबाया और जो पिंजरा था वो खुला, अच्छा, तो पहला चीता जो थोड़ा आगे भागा, फिर रुक के पीछे ऐसे देखा, खड़ा रहा। दूसरे वाले पिंजरों को जब उन्होंने उठाया तो वो निकल के राजी नहीं थे साहब। होता है, मतलब इट्स वेरी नेचुरल। ये पता नहीं बाहर क्या है, बाहर क्या है, उसको भी होश आया अभी, उसको लगा कहाँ उठा। जैसे आपको मैं अभी इंजेक्शन मारूँ बेहोशी का और ले जा करके आपको पंजाब में छोड़ दूँ तो आपको कैसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो थोड़ी घबराहट, थोड़ा उनमें बेचैनी होती है किसी भी जानवर में, एक नई जगह पे जाने पे, नेचुरल था। तो वो निकल नहीं रहे थे, तो उनको पीछे से पुश किया गया, तो वो फिर बाड़ा है उसमें वो कूदे और उनके पास गए जो पहले वाले थे। फिर दोनों साथ साथ आगे आगे बढ़ गए। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों जो हैं 6-6 साल के हैं और इन्हें 2023 में भारत लाया गया था। और अच्छी बात, मतलब कमाल की बात है कि दोनों भाई हैं। अच्छा, क्योंकि एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं। वाह। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो पूरा पहले फेज़ में लाने की बात है, और पहले फेज़ में 4 से 5 चीते यहाँ पे लाए जाएंगे। अच्छा। जिसमें सभी 2 आ गए हैं और 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा वो एरिया बना है, जिसको जंगलात वालों ने बहुत मशक्क़त के साथ बनाया। पहले तो आइडेंटिफाई किया गया कि ये जगह उनके लिए मुफीद है या नहीं, और फिर बाड़ा बनाया गया 64 स्क्वायर किलोमीटर का, जिनमें उनको रखा गया। और इस जगह पे लेपर्ड की मौजूदगी थी, मतलब वहाँ लेपर्ड थे, तो उन्हें वहाँ से हटाया गया। अब यहाँ पे लोग कहेंगे गलत है या सही, सही गलत नहीं, क्योंकि ये नए हैं। जब उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, सामना होगा उससे, तो हो सकता है कि ये समझ ना पाए। बिल्कुल। तो ख़तरा इनको हो सकता है। तो और दोनों को ही खतरा, इनफैक्ट दोनों को खतरा है। दोनों को नहीं कहूँगा मैं, हाँ दोनों को हो सकता है, दोनों के लिए नई चीज़ होगी, तो एक न एक कोई तो जाएगा, तो वो नुकसान ना हो, इसके मद्देनज़र जंगलात वालों ने उन लेपर्ड्स को वहाँ से थोड़ा दूरी पे कर दिया, ताकि ये चीते फ़िलहाल वहाँ पे। तो उनको कहीं अलग शिफ्ट किया गया या उसी जंगल में? नहीं, उसी जंगल में ही, जैसे एरिया होता है, मैंने फिर कई बार बताया है, लेपर्ड का या लायन का या टाइगर का टेरिटरी होती है, तो उस टेरिटरी से उनको थोड़ा सा अलग हटा दिया गया है कि कुछ दिन के लिए यार तुम उधर चले जाओ, अपन नए दोस्त तुम्हारे लेके आए हैं, बाद में देख लेंगे। और यहाँ ये जो पूरा एरिया है 64 स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पे करीब करीब 8 से 10 चीते आराम से रह सकते हैं, मतलब इतना बड़ा इलाका इन्होंने बनाया है। और चूँकि इनके खाने के इंतज़ाम, चूँकि अब ये हंट वगैरह कर लेते हैं जी, तो यहाँ पे अच्छी खासी इनके लिए व्यवस्था की गई है। 150 से ज़्यादा चीतल हैं, चीतल अच्छे तादाद में हैं यहाँ पे। 50 से अधिक चिंकारा हैं, 50 के करीब वाइल्ड बोर हैं, और नील गाय भी करीब करीब इतनी ही है, 50-60। तो एक ठीक ठाक 2 के हिसाब से अभी अगर बात करें, या 10 भी आ जाते हैं तो ठीक ठाक परिवेश है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ये होगा कि ये भी बच्चे देंगे, वो भी बच्चे देंगे। तो एक परिवेश का जो पूरा नंबर है, मैं कहूँगा अच्छा है। जगह जगह उनके पानी पीने के लिए वाटर होल बनाए गए हैं, जिससे कि वो प्यास अपनी बुझा सकें। तो जंगलात वालों ने अच्छी व्यवस्था की है, और देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जैसे आपने बताया था कि वो दोनों भाई थे, जब वो उनको छोड़ा गया, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है उनके रिश्ते पे, या जानवरों में ये बॉन्ड एक उम्र के बाद उसके कोई मायने नहीं रहते हैं, वो दोनों फ्री हो जाते हैं? चीतों में ऐसा पाया गया है कि वो भाई वाला बॉन्ड रखते हैं। जैसे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है या बच्चे दे देती है, बच्चे देने के बाद तो वो अपने कब्स को अपने पास रखती है, और मेल जो होता है अपने भाई के पास भी चला जाता है जी। तो एक बॉन्डिंग इनमें देखने को मिला है जी। और इन चीतों को नज़र रखने के लिए जी जो पूरी टीम बनी है वो 90 लोगों की है। अच्छा, 90 लोग? हाँ, वाह। और मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हमने चीते पे बात की है जी। इन्हें चीता मित्र कहते हैं। चीता मित्र आपने नाम लिया था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, और कि चीता मित्र साथ ही सीधे सीधा पता चल रहा है कि वो उनके दोस्त हैं, उनका ख्याल रखेंगे,
और ये जो चीता मित्र हैं इनकी ट्रेनिंग कूनो में हुई है, क्योंकि यहाँ तो पहली बार लाया गया है, आ रहे हैं वो गांधी सागर में। तो ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर की गई है, कैसे आप उनका रख रखाव करेंगे। बल्कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक साहब जंगलात के थे जो चीतों को पानी पिला रहे थे, आपने भी देखा होगा। जी जी जी। उसके बाद वो सस्पेंड हुए। तो कई लोगों ने पूछा ये गलत है, वो तो इंसानियत का काम कर। मेरा मानना था वो गलत कर रहे थे। सस्पेंड करना न करना वो मेरे अधिकार में नहीं है, वो जंगलात वालों का फैसला था। बट वो पानी पिलाना गलत था, क्योंकि आप उनको फिर पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या रहा फिर? एग्जैक्टली हमारी कोशिश है, जंगलात वालों की कोशिश है कि वो वाइल्ड में सर्वाइव करें, वापसी कर लें, जो कि गायब हो गए थे चीता हमारे देश से। तो उस परिस्थिति में उन्होंने जो किया वो गलत था, उन्हें पानी नहीं पिलाना चाहिए था। और इस 2 के आने के बाद, तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि टोटल जो कूनों में संख्या थी वो 26 थी। अब 2 यहाँ आगे कितने बचे? 24। और 24 में से 13 वो हैं जो भारत में पैदा हुए। अच्छा। और 11 जो हैं वो नामीबिया और अफ्रीका से लाए हुए हैं, जो आए थे वो हैं। तो ग्रोथ देखा जाए तो ठीक ठाक दिख रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और 24 में से 17 जो हैं वो वाइल्ड में हैं, यानी उनको छोड़ दिया गया है, वो हंट अपना कर रहे हैं। और बाकी जो है बाड़े में हैं। बाड़े में रखने की वजह है कि उनको कुछ लगा होगा कि इनमें कुछ कमियां हैं, कुछ और सीखने की ज़रूरत है, या छोटे होंगे, कुछ वजह रही होंगी जिसकी वजह से उनको बाड़े में रखा गया है। पर जैसे अभी मैं इस पे पढ़ रहा था तो पता चला कि एक इकोलॉजिकल असेसमेंट एक चीज़ होती है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ वो रहने वाले हैं वहाँ का माहौल कैसा है, उनके लिए हवा पानी कैसा है, वहाँ उनके लिए किल करने का कितना मुफीद माहौल है कि नहीं है। तो कोई वजह रही होगी गांधी सागर को चुनने की? क्या ख़ास वजह थी कि गांधी सागर को ही चुना गया इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए? देखिए, गांधी सागर एक परफेक्ट हैबिटेट है चीता के लिए। और जब कभी किसी को कहीं रिलोकेट करते हैं या उन्हें शिफ्ट करते हैं तो पूरा रिसर्च होता है जी। तो जंगलात वालों ने पाया कि ये परफेक्ट जगह है गांधी सागर, जो कि 350 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा से 350 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है। और ये मंदसौर और नीमच जी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे है। अच्छा, तो ये जानकारी भी मुझे लगा मैं दे दूं। और जब पहली बार ये हुआ था कि भारत में चीते लाए जाएंगे तो ऐसे 10 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनमें से गांधी सागर भी था और कूनो तो खैर प्राइम लोकेशन था ही। और गांधी सागर की एक खास बात यह है कि इसके जो ग्रासलैंड है वो बिल्कुल मसाई मारा की तरह है। अच्छा, मतलब प्लेन है। और इनके अलावा यहाँ चट्टानी इलाके भी हैं, जैसे मसाई मारा में आप देखेंगे वहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं जी, छोटे छोटे 1-2 पेड़ होते हैं, बाकी प्लेन ग्रासलैंड और चट्टानें होती हैं जिस पे वो खड़े होकर के दूर से अपने किल को देख सकते हैं, कई बार अपने परिवार को बुलाते हैं। हाँ। तो वो और उथली मिट्टी है जो चीतों को दौड़ने में ग्रिप देती है। तो गांधी सागर की वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो मसाई मारा के टाइप का ही एक ग्रासलैंड है जिसको चौड़ भी बोलते हैं। अच्छा। और वो एक लोकेशन की खूबी है जिसकी वजह से वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। और यहाँ पे तेंदुओं की आबादी बहुत कम है, यानी लेपर्ड जो है कम है। जैसे 1-2 थे तो उनको तो आप साइड में थोड़ा सा बोल दिया कि शिफ्ट मतलब हटा दिया गया कि थोड़े टाइम के लिए आप लोग अलग हो जाइए, बोल दिया कि आप उधर हो जाइए। हाँ। तो ये एक भी वजह है। पर और क्या तैयारियां थी जो गांधी सागर में की गई इन लोगों को लाने के लिए? देखिए, यहाँ पे एक कमी थी, वो था प्रेवेस जी। तो जंगलात वालों ने बहुत मशक्क़त करी। उन्होंने यहाँ पे वाइल्ड बोर, चीतल, नीलगाय वगैरह सब इंतजामात किए, फिर उसके बाद शिफ्टिंग की। ऐसा नहीं कि लाके छोड़ दिया, खाने कुछ नहीं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, दूर तक भटक रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग के साथ इन्हें शिफ्ट किया गया है गांधी सागर में। और ये खुशी की बात है हमारे लिए कि अब एक जगह नहीं, आप 2 जगह पे, यानी कूनो में और गांधी सागर में 2 जगह चीतों को देख सकते हैं। पर मैं सोच रहा था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नई जगह पे आते हैं जो चीते, तो उनके लिए वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, कोई नया माहौल है, उन्हें पता नहीं है लोकेशन वाइज, तो किल करने में उनको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता होगा शुरुआत में। किल कहीं पे भी करना एक बहुत बड़ी चुनौती मतलब होती है। यहाँ तो और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा नई जगह है और वो स्किल तो उनके अंदर है ही जी, बट वो एटमॉस्फेयर से जो पूरा इलाका है उससे फेमिलियर नहीं है वो भी। राइट।
तो उनको अंदाज़ा नहीं है। धीरे धीरे जब वो अपनी टेरिटरी बना लेंगे, साल 2 साल 5 साल के बाद, एक चीते की मैं बात कर रहा हूँ, एक किसी ने अभी अपनी टेरिटरी बना ली सपोज कीजिए, तो 2 साल के बाद वो बिल्कुल अपने इलाके को समझ रहा होगा। जैसे इस ऑफिस में जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको 2-3 दिन लगे होंगे, कहाँ लिफ्ट है, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ वॉशरूम है, तो उस तरीके का धीरे धीरे आदमी सब जान जाता है। बिल्कुल वैसा हो जाता है। मुझे लगता है ये टाइगर्स की कुछ इनबिल्ट भी होती है कि वो अडेप्ट कर लेता है माहौल को जल्दी। चॉइस नहीं होता। हाँ, ये भी है, करेगा चॉइस नहीं है, लेकिन कई बार अगर आप रिसर्च ना करें, आपको अगर जानकारी ना हो, तो मान लीजिए मैं उसे उठा कर कॉर्बेट में छोड़ दूँ उन चीतों को, तो सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ टाइगर्स हैं, लेपर्ड बहुत ज़्यादा है, वो अलग तरीके के टेरेन है जहाँ पे इनको बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, नदी है, सब कुछ है, और ये प्लेन में रहते हैं। मसाई मारा वगैरह, अफ्रीका वगैरह में प्लेन ही चौड़ होता है जहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। करेक्ट। तो दिक्कतें कहीं और करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए रिसर्च करके इनको लाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट था, हम ये कह सकते हैं कि वो कामयाब रहा, क्योंकि बिल्कुल उसमें जो नए उसमें ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ एनिमल्स में। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप एक बार दोबारा प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा तफसील से बताएं कि ये क्या था और कैसे शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 1952 में जी भारत सरकार ने चीतों को पूरी तरीके से घोषित कर दिया कि अब विलुप्त हो चुके हैं, है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए। और आखिरी चीता 1947 में महाराज रामानुज प्रताप ने मारा था। वहाँ से फिर पुष्टि हो गई थी कि एक बचा था, उसको भी निपटा दिए, और फिर सरकार को डिक्लेयर करना पड़ा 52 में कि साहब हमारे पास चीते पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। सोचिए किस लेवल का उनका शिकार हुआ कि आज हमें चीते वापस लाने पड़ रहे हैं। और मुझे इस बारे में लगता है कि जब उन्होंने आखिरी चीता मारा होगा तो इसको उन्होंने एक अपनी उपलब्धि की तरह दिखाया होगा कि भाई देखिए एक ही बचा था, इसको भी हमने निपटा दिया है। हाँ, है ना? वो बहुत चौड़ में कहते होंगे कि आखिरी वाला मैंने मारा है, आखिरी तो मैंने ख़त्म हमने किया है। मतलब जहालत की हद थी ये। और उस समय तो मतलब ब्रिटिश टाइम था 1947 से पहले, तो छूट थी शिकार करने के लिए। बेशुमार जानवरों को, बेजुबानों को मारा गया, कोई आवाज़ नहीं उठाता था साहब। एक एक अंग्रेज आते थे, एक दिन में सैकड़ों जानवर मार देते थे, और उसको ट्रॉफी की तरह फ़ोटो खिंचवाते थे। ये देखो मैंने टाइगर मार दिया, मैंने लायन मार दिया, मैंने चिड़िया मार दी, मैंने हिरन मार दिया। क्या बेवकूफ़ी की बात थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर से ऑफकोर्स अगर नहीं बना होता ये NTCA वगैरह, तो आज टाइगर हमें देखने को नहीं मिलते। और इसके लिए बहुत देर से सही, लेकिन फिर जब बात उठी कि हमारे टाइगर जो ख़त्म हो रहे हैं, आज देखिए डबल के करीब ग्रोथ हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि एक और स्पीसीज़ जो हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी उसे वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया। और इसके लिए 17 सितंबर 2022 को जो पहली खेप आई थी जी, उसे हमारे मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीज़ किया कूनो में। बिल्कुल, बहुत उसका कवरेज भी था। कवरेज अच्छा हुआ, और था भी ऐसा कि मुझे लगता है कि उसको उतना कवरेज मिलना चाहिए था। और इसे NTCA ने, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने, WII और अफ्रीका के एक्सपर्ट ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। मतलब पूरी प्लानिंग जो की गई, इसमें 4 बॉडीज़ थी जी। जैसे कि मैं बता दूं आपको, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में इनका हेड ऑफिस है। कमाल का काम करते हैं ये लोग। ऑफकोर्स मध्य प्रदेश के जो वन विभाग के लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की। साथ में अफ्रीका के एक्सपर्ट भी थे जी, जो पूरी प्लानिंग में साथ साथ चले, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी थी। हमारे यहाँ से तो जा चुके थे, 52 के बाद से हमारे पास थे ही नहीं, तो हमें उनके बिहेवियर के बारे में, उनके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था जी। तो वहाँ के एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुए, उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग दी होगी प्रॉपर। यहाँ से लोग गए होंगे उनके बर्ताव को स्टडी करने। बिल्कुल। और WII जो हैं वो रिसर्च का ही काम करते हैं, बहुत तगड़ा, हर जंगल में उनके प्रेजेंस है और बहुत कमाल के लोग हैं वो। पहली खेप में 8 चीते आए थे, जो कि मैंने बताया 17 सितंबर 2022 को आए थे, जिसमें 5 मेल थे और 3 फीमेल। दूसरी खेप में अगले साल यानी 2023 में फरवरी के महीने में आए, जिसमें 12 चीते आए। ये साउथ अफ्रीका से आए थे।
यानी 2 सालों में 20 चीते भारत आए जी। अभी इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। कई रीज़न थे, अलग-अलग पट्टे की वजह से भी, इन्फेक्शन के कारण कुछ लोग अडेप्ट भी नहीं कर पाए हो सकता है, कुछ चक्कर था। और मतलब होता है जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं तो 100% तो आपका रेट नहीं होता, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, ये एक सक्सेसफुल मिशन दिखता है, प्रोजेक्ट दिखता है, जिसमें उन्होंने यहाँ के एटमॉस्फेयर को, इस पूरे माहौल को अपने अंदर अपना लिया है। बिल्कुल। और ये खुशी की बात है कि वो धीरे धीरे, वाकई बहुत खुशी की बात है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे बाद की जो जनरेशन है, सोचिए अगर नहीं होता तो उनको पता ही नहीं चलता कि चीता क्या होता है। और है ना, अब हमारे बचपन की यादों में है कि हम चीता देखने जा रहे हैं, हमने चीता देखा कहीं ये वो, पर उनको नहीं पता चलता। और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या खोया है। जब आपने देखा ही नहीं कुछ तो उन्हें क्या उसके बारे में, उसकी क्या अहमियत है, क्या जानते हैं। पर ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है कि कम से कम हमने एक स्पेशल, आप ये देखिए कि 23 सावकों ने जन्म भारत में लिया है। हाँ सोचिए, और 7 की मौत हुई है, यानी कितने आपके रह गए, 15 सर्वाइव कर गए। तो अगर रेशियो देखें तो आप कितना, मतलब 70% का रेशियो है कि वो 70 से ज़्यादा हो गए। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि 7 की मौत हुई और 15 सर्वाइव कर गए जी, 16 सर्वाइव करे इनफैक्ट। तो ये एक सक्सेस दिखाता है हमें। हो सकता है मेरे नंबर कुछ 1-2 आगे पीछे हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी यही है। जी। कुछ लोग आ जाते हैं कि नहीं इतने नंबर, तो मैं पहले से कह रहा हूँ शायद 1 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो पूरे चीते हैं दुनिया में, वो ज़्यादा अफ्रीका में ही है, और ईरान में भी चीते हैं, सिर्फ 12। ईरान में सिर्फ 12 चीते बचे हैं। बाप रे बाप। तो अब भारत ऐसा देश है जहाँ पे चीते हैं, ईरान है ऐसा देश है जहाँ चीते हैं, अफ्रीका में तो हैं ही। तो ये अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे चीते को अपने देश में ला करके उनको बढ़ा रहे हैं। और ये सब होता है अवेयरनेस की वजह से। कितनी अच्छी बात है। पर ये सब तभी होता है जब अवेयरनेस होती है किसी चीज़ को लेके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस को फैलाएं लोगों में, ताकि लोग अवेयर हों और जानें कि ये सब क्यों अहम है, सब क्यों ज़रूरी है। चीते के अलावा मैं कहूँगा हर एक जानवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जानवर तो इंसान बन गया है आजकल, वो तो हम देख ही रहे हैं। और जब तक हम और आप ये नहीं समझेंगे कि साहब हर जानवर, हर चीज़, जंगल, पहाड़, नदी ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चीता मित्र हैं, बिल्कुल। उनकी संख्या कितनी, 90। तो ये जो 140 करोड़ लोग हम हैं, तो क्या हम उनके दोस्त जंगल और पहाड़ के नहीं हो सकते? सही बात है। तो इस सोच को अगर हम सोचेंगे, मानेंगे, तब जा कर के ये जो पूरा मिशन है जी, सेव द एनवायरनमेंट, सेव द जंगल, सेव द व्हाटएवर, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो हमारा भी उतना योगदान होना चाहिए जितना उन चीता मित्रों का है जी, उतना जितना जंगल वालों का है, उतना जितना कि सरकारें कर रही हैं। अब मान लीजिए एक चीता गांधी सागर से निकल कर किसी गांव की तरफ चला गया, तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। आपने चीता मित्र को फ़ोन कर देना है, वो आएंगे, उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन आप तो आ जाएंगे उसको मारने पे कि हमें तो खतरा है। कोई खतरा नहीं है आपको, लेकिन आप उसे मार डालेंगे। या मान लीजिए उसने आपके छोटे कैटल को मार दिया है, बकरे को मार दिया, तो आपकी कोशिश रहेगी यार ऐसा करो ना दोबारा ना आए जी, जहर डाल दो उसके ऊपर, वो खाएगा। ऐसा लोगों ने क्या करते हैं, बहुत करते हैं। यही मेन कारण होता है। कई जंगलों में आप जाएंगे, जो गाँव वाले होते हैं वो यही करते हैं। उनके कैटल को मारा, भैंस को, गाय को या किसी जानवर को जहर डाल देते हैं। वो घूम के फिर खाने आता है, खा करके उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सरकार कॉम्पनसेट करती है, मतलब उसकी भरपाई करती है, लेकिन लोगों में तो रहता है कि यार हमारे पे खतरा हो जाएगा और मारेगा। तो उस तरीके से नहीं, सरकारें बहुत कोशिश करती हैं, कॉम्पनसेशन भी ले लेंगे और फिर मार भी देंगे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए तरह तरह के जो काम है सरकारें करती हैं, सॉरी जंगलात वाले करते हैं। इनफैक्ट कई जंगलों में तो यह है कि ऑन द स्पॉट आपको पैसा भी दे देते हैं। अच्छा, कि मान लीजिए आपका 10,000 नुकसान हो, पकड़ो। वो सरकारी रेट होते हैं हर जंगल के। तो उनकी कोशिश रहती है कि इनको फाइलों में ना घुमाया जाए, ज़्यादा लंबा ना खींचे, आसान बना दें। हाँ, तो वहाँ के जो डीएफओ या डायरेक्टर होते हैं, उनकी अथॉरिटी है कि वहीं से वो उनको पेमेंट करके शांत कर देते कि साहब अपने पैसे ले लो। अच्छा, आप जब बता रहे थे शिफ्टिंग करने वाला सिस्टम, तो आपने बताया कि वो बाड़ा था जिसको खोला गया और वो वहाँ से निकले। पर बहुत सारे केसेस में ये भी तो होता है, ये ट्रैंकुलाइज करके भी लाते हैं उनको। तो वो 2 अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कोई, या
ये ऐसे ही डिसाइड हो जाता है कि क्या ठीक रहेगा ले जाना, कैसे ले जाना ठीक रहेगा? ले जाने के लिए ट्रैंकुलाइज करना ही पड़ता है। उस होता क्या है कि मान लीजिए किसी को जब पिंजरे में डालते हैं जंगल से पकड़ के आप, तो बहुत गुस्से में आ जाता है। हाँ, वायलेंट हो जाता है कि मुझे क्यों, तो वो अपने आप को जख्मी करके बहुत नुकसान पहुंचा लेता है। वो सलाखों में अपने सर मार लेगा। ये भी एक पॉइंट है। हमें तो लगता है कि बस उसमें चला गया सलाखों की वजह, तो अब तो कोई नुकसान नहीं है, पर वो अपने आप मैंने देखा है एक लेपर्ड को पकड़ा गया था क्योंकि वो मैन ईटर था। तो उसको जब पकड़ा गया उसने अपने आप को इतना ज़ख्मी कर लिया था कि पूरा खूनम खून था। फिर उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, क्योंकि पिंजरे में पकड़ा तब तो ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया। तो जब सुबह गए तब तक उसने अपना हाल बुरा कर रखा था। तो उसके लिए एक एंजाइटी का वो हो जाता है ना कि मुझे पकड़ के 4x4 या 6x6 के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो उसको घबराहट भी कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। हाँ, और गुस्सा भी उतना ज़्यादा उसके अंदर होता है कि साहब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ट्रैंकुलाइज करने का भी बहुत एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन उठाया और मार दिया। उसके साइज़ को देख के, उसके हेल्थ को देख करके, उसकी एज को देख करके फिर ट्रैंकुलाइज किया जाता है। उसके हेल्थ को चेक किया जाता है कि हाँ भैया ठीक है, इसको इतना ml, मतलब 1 ml 2 ml जितना भी देना होता है डॉक्टर डिसाइड करते हैं, वेटनरी डॉक्टर। तो वो एक एक्सपर्ट का काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। पापा आप जैसा बताया वेटनरी डॉक्टर थे, तो जब असम से एक पीलीभीत के किसी जू में एक गेंडा लाया जा रहा था, तो पापा उस पूरी टीम में वेटनरी डॉक्टर के तहत पापा उसमें अपॉइंट थे। तो वो बताते थे हमें कि आज वो वहाँ से आ रहा था, उसको ऐसे लाया गया, वैसे लाया गया। बहुत पुरानी बात है, अब तो बहुत उसकी डिटेल्स याद नहीं है, पर वो था कि उसको पहले बड़े ट्रक में उसको लेके वहाँ से वहाँ निकले, फिर बीच में रुकाते भी हैं। एक लंबी जर्नी एक साथ नहीं होती उनकी, फिर उसके बाद उसके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, वो पूरा उनको मतलब बहुत ही ख्याल करके उनका लाया जाता है। ऐसा नहीं, बहुत जिम्मेदारी का काम है साहब उसमें। मैंने एक बार देखा था जब कान्हा से बाइसन रीइंट्रोड्यूस हो रहे थे बांधवगढ़ में जी, तो हमने उनके साथ साथ सफ़र भी किया। तो मैंने देखा कि बहुत मशक्क़त का काम है, और बहुत उसमें कुछ अंग्रेज एक्सपर्ट आए थे क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। वो भी अफ्रीका से ही आए थे, और पाटिल साहब तब फील्ड डायरेक्टर हुआ करते थे। तो जब उनको भी ला गया, बाइसन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेपर्ड और टाइगर तो बहुत छोटे होते हैं उनके मुकाबले। तो वो मैंने देखी थी, पूरे रास्ते वो साथ चल रहे थे। हर कुछ 10-15 मिनट चेक करना कि ठीक है, तबीयत इनकी ठीक है या नहीं। फिर जब ला के छोड़ा गया तो उसके साथ साथ वो लगे रहे, महीनों तक लगे रहे, और उनको पूरा मॉनिटर करना उनके बिहेवियर को। तो ऐसा नहीं कि ला के छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत मेहनत होती है, क्योंकि वो मुर्गे और बकरे नहीं छोड़ दो कहीं चरने लगेंगे, उनको तो हंट करना है। मेन चीज़ उनको अपना खाना बहुत मुश्किल से। तो ये मॉनिटरिंग कैमरा से भी होती होगी? कैमराज भी लगते हैं, और रेडियो कॉलर भी किया जाता है ताकि उनको पता रहे कि इसका बिहेवियर किधर जा रहा है, क्यों गया, क्या मिला उसको। यहाँ पे हर जगह पे ट्रैप कैमरे भी लगाए जाते हैं, अब तो CCTV कैमरे भी लगाए जाते हैं, ताकि उनके बिहेवियर को पूरी तरीके से स्टडी किया जाए कि क्या वो सही तरीके से सीख रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो एक पूरा प्रोसेस है, और इसको एक दिन में नहीं होता है, मतलब सालों लगते हैं एक इस तरीके के प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए ख़ास तौर पे। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि मॉनिटरिंग से ये पता चला हो कि इसको ठीक नहीं लग रहा है, इसको वापस ले जाना चाहिए यहाँ से? ऐसा कोई किस्सा या कोई बात है आपकी? नहीं, वापस ले आने का तो ऑप्शन क्या है, मतलब आप अफ्रीका यहाँ लग रहा है कि मतलब नोएडा से दिल्ली ले आने वाली बात तो है नहीं। मतलब जैसे नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे हम किसी जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को छोड़ा और वो हंट नहीं कर रहा है, तो फिर एक ही चाह रहा है कि आप उसको लाइए वापस, बाड़े में रख के फीड कीजिए, राइट, उसको बेट दीजिए, गोश्त खाने जो खाते हैं उनको खुराक दीजिए, ये करते हैं। इतनी सहूलियत कहाँ है उनके पास कि भाई नहीं, मन नहीं लग रहा है इसका कुछ? नहीं, वो सब इंसान वाला चक्कर नहीं है। तो इस केस में यही होता है कि एक का देखा कि बिहेवियर ये हंट नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो भूखे मर जाएगा। तो फिर इसको ला करके बाड़े में खाना दिया जाता है कि लो भाई खाओ, जिंदा रहो, तुम्हें बचाना हमारा कर्तव्य। और ये जो स्थानीय जो लोग होते हैं जो आसपास के, इनकी क्या भूमिका रहती है इसमें? जब कोई जैसे नए लेपर्ड या टाइगर्स लाए जाते हैं, तो वो कुछ हेल्प करते हैं इसमें या नहीं करते हैं? बहुत सारे अच्छे गांव वाले होते हैं जो सहयोग करते हैं, और बहुत सारे बदमाश भी होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन उनके सहयोग के बिना ये सब पास होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाड़े में हैं तो चलिए कहीं नहीं जाएंगे,
लेकिन जब वो इलाके में जाएंगे तो गांव तक जाना बड़ा आम बात है, लेपर्ड का, टाइगर का या इन चीतों का भी जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आपका पहले से ही आप मान के बैठे कि दिखेगा तो मैं मार दूंगा, तब तो मार ही देंगे आप। बिल्कुल। आप उसको एक चांस तो दीजिए, आप देखिए क्या नुकसान कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक जानवर वो निपटा देगा। तो चीते वैसे भी आपको नहीं उठा पाएगा। अच्छा, आपको भी छोड़ देगा। 70 किलो में नहीं उठा पाएगा वो, उसको पता है। और क्यों करेगा वो, उनके बिहेवियर में इंसान है। इंसान उनके खाने में नहीं आता। वो तो गलती से मान लीजिए आप घास में बैठे हुए हैं तो उसको लगे सुकड़ा हुआ कुछ बैठा है, हो सकता है वाइल्ड बोर हो सकता है हिरन का बच्चा हो, तो झपट्टा मार देते हैं वो। लेकिन आप खड़े हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। यूजुअली अवॉइड करते हैं कोई भी जानवर इंसानों को। उनको पता है कि धरती के सबसे गिरा हुआ प्रजाति है, इससे क्यों भिड़ना, इसको देखना ही नहीं है, वो अपना किनारा कर लेते हैं। तो जंगल वालों का बड़ा रोल होता है इसके लिए। जैसे ये चीता मित्र बनाया गया, इनका काम ही यही है। चीता मित्र का मतलब नहीं कि चीतों से जाके हाथ मिलाएंगे, चाय पीएंगे उनके साथ बैठ करके। इनका काम यही है कि लोगों को अवेयर करना उस इलाके के, और उनको ये समझाने कुछ भी हो तो हमें बताइएगा, हम आ जाएंगे। तो वो दिन रात यही काम कर रहे होंगे वहाँ पे। तो सोचिए कंजर्वेशन कितने लेवल पर होता है, कितने उसकी लेयर्स होती हैं कि वो ला रहे हैं, फिर एक आदमी बचा रहा है, एक आदमी सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। तो बहुत इसकी लेयर्स होती हैं। और खर्च भी बहुत हो रहा है, बहुत कुछ है। तो लोग कहाँ समझते हैं इस बात को? तो लगता है कि कोई बहुत आसान लोगों का भरोसा बस चले तो मेरा ये मानना है कि जंगल, पहाड़, जानवर सब खत्म कर देंगे और उसके बाद खुद भी खत्म हो जाएंगे। सब खत्म करके खुद भी चले जाएंगे। आज गर्मी देख रहे हैं बेशुमार पड़ रही है। पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में गर्मी चल रही है, लू चल रहा है वहाँ पे। कौन जिम्मेदार है? हम आप, वही इंसान। कुछ नहीं छोड़ा है हमने। रात को कभी आप पहाड़ में रुकिए, दिन में तो समझ में नहीं आता है जी। जब रात में पहाड़ देंगे, पूरे पहाड़ टिमटिमा रही थी बल्ब से। कितनी आबादी वहाँ पर घुस चुका है इंसान। मतलब टॉप पे भी वही है, बीच में वही है, और पूरा जैसे लगता है सजाया गया है। क्रिसमस ट्री जैसे होता है ना, ट्री जैसा लगता है, वैसा दिखता है। मैं देख के हद जाता हूँ कि यार हद कर दी है। मतलब क्या और जगह नहीं है? जगह हैं, पहाड़ को तो छोड़ दो। पहाड़ ख़त्म कर दोगे तुम, नदियाँ ख़त्म कर, सब सूख चुका है, कुछ नहीं बचा है। अब तो मन नहीं करता मेरा जाने के पहाड़ में, क्योंकि लगता है आदमी अफसोस करता है कि क्या कर दिया हमने यार। अब महज 10-15 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 15 साल पहले जिस पहाड़ को मैं देखता था या वहाँ पे जो महसूस होता था, जो साफ़ सुथरी हवा, मतलब वहाँ पे सुकून, सब गायब हो चुका है। कुछ नहीं बचा है। गर्मी, ट्रैफिक, शोर, प्लास्टिक, सूखी सूखी नदियाँ, सूखे सूखे पहाड़, ढहे हुए पहाड़। वो दिखा रहा है कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मत करो मेरे साथ अन्याय, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। कसम से बता रहा हूँ, आप पहाड़ देखेंगे तो ऐसे ढले हुए लगता है वो पुकार रहा हो कि यार मुझे बचा लो या मुझे छोड़ दो। बचाना क्या है, तुम तो ख़त्म ही करोगे, छोड़ दो मुझे। तो क्या कर रहे हैं, उसको भी बांध रहे हैं जाल लगा लगा करके कि खड़े रहो, तुमको देखेंगे स्टैचू बना कर। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई आंटी थी, उन्होंने जो टूरिस्ट आए हुए थे, कुछ लड़के थे दिल्ली के, उन्होंने कोई बॉटल पानी वानी पी के उन्होंने बॉटल ऐसे कहीं फेंक दी थी। तो वो आंटी ने कैमरा ऑन किया और वो उसके पीछे गई और उन्होंने डांट लगाई उन लोगों को और उनको बाहर निकाला और उनसे कहा कि जहाँ पे तुमने बॉटल फेंकी है जाके उसको निकाल के लाओ, वापस अपने कार में रखो। तो बच्चे डर गए, सॉरी करके वो गए, निकाल के लाए और उन्होंने रखा। तो ये अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है लोगों में कि पहाड़ पर आप जा रहे हैं। देखिए वो आंटी बहुत शरीफ थी, कायदे से पहाड़ में ही होना चाहिए, लेकिन वही लोग हैं जो पहाड़ में बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी इस तरह कोई हरकत करता है तो मेरे हिसाब से एक डंडा रखिए, बॉटल फेंका है, भरपेट मारिए उसको, कि गंदगी जो कर रहा हो उसको पीटिए, तभी ये सुधरेंगे। इनको लगता है हम तो दिल्ली से हैं, 2 दिन के लिए चले जाएंगे, चिप्स खाया, पैकेट फेंक दिया कि गाड़ी गंदी हो जाएगी, अंदर रखेंगे। तो गाड़ी में रख, उसको ले जा शहर जहाँ से आए, गंदे की लेकर, जहाँ से लिया वहीं फेंक। नहीं, हवा में उड़ा देंगे। पानी की बोतल ख़त्म हुआ, फेंक देंगे, कुछ भी। और मतलब वो उनको ये लगता है ना कि एक ही तो है, मैं ही तो फेंक रहा हूँ, मैं ही फेंक रहा हूँ, लेकिन एक एक बूंद बूंद से सागर भर चुका है। हर आदमी वही कर रहा है। कुछ उसको मतलब आजकल तो प्लास्टिक बैन ही कर देना चाहिए। गाड़ी चेक करो, जैसे नैनीताल जाते काला ढूंढी में बैरियर लगाओ, पूरी गाड़ी चेक करो, कोई प्लास्टिक नहीं लाएगा। पहाड़ में बैन कर दो, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। ये पानी की बॉटल्स है ना, ये सबसे बड़ा जो नुकसान है वो प्लास्टिक से है।
जैसे आप प्लास्टिक नदी में फेंकते हैं, वो क्या करती है, उसके पूरे जो सोर्स होते हैं उसमें फंस के जाम करके पानी का बैंड बजा देते हैं, पानी को गंदा कर दिया है। मतलब पीने लायक हमारे लिए तो छोड़िए, जो मछलियाँ होती हैं उनमें प्लास्टिक पाए जा रहे हैं, कछुए फंस जाते हैं, आपने देखे होंगे वीडियो, प्लास्टिक में उलझ गए, जाल में उलझ गए। आइडियली जिस सिचुएशन में हम लोग अभी हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर वो है किसी वजह से, ठीक है, अब उस पर कोई क्या कर सकता है। पर अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा कि जिसने भी पानी को पैक किया, अब 20 रुपये में आपको थमा दिया, उससे शातिर इंसान कोई नहीं रहा होगा। बिल्कुल। जिंदगी भर हम कुएं का पानी, नलके का पानी, हैंडपम्प का पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने लाके बताया कि ये पानी ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और हम बेवकूफ़ मान भी गए। फिर हमें लगता है हमें तो जीना है, तो आपने पानी की बोतल शुरू कर दी। एक कंपनी ने शुरू किया था, हर आदमी ने बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जो वो हैं व्यापारी, उन्होंने धंधा शुरू कर दिया, हर आदमी वही पानी पी रहा है। पहले हम घर से निकलते थे पानी की बोतल लेके निकलते थे, वो आदतें छूट गई हैं। कि सामान लेने गए तो झोला लेके जाते थे, झोला लेके जाते थे। क्या ज़रूरत थी? एक आपको आराम दिया गया कि घर से झोला हाथ में क्यों लेके चलेंगे, उसमें मोबाइल देखते चलिए उसी हाथ में, प्लास्टिक तो दे ही देगा आपको झोला, तो आप लेके चले आते हैं। मैं देखता हूँ ये अमेजन और जितने ये फ्लिपकार्ट वगैरह, एक छोटा सा पेन मंगवाइए ऐसा, हाँ, इतने बड़े डब्बे में प्लास्टिक लपेट करके देते हैं। कितना वेस्ट हम कर रहे हैं यार। सबसे ज़्यादा कहर तो ये लोग ढा रहे हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्त पैकिंग, जितने का सामान नहीं उससे ज़्यादा पैकिंग ही रहती है। हाँ, आप कुछ मंगाइए, इतनी बड़ी, इतना बड़ा डब्बा है, तो उनको क्या है, उनको तो पैसा चाहिए। बट ये भूल जाते हैं कि पैसे से आप सांस नहीं ले सकते, पैसे से आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत में सुधार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप ही बीमार पड़ेंगे, आप ही मरेंगे, लेकिन उसका भी है एयर प्यूरीफायर, वो तो रईस आदमी है। सही बात है। दुनिया में इतना प्रदूषण, मैं तो फ्री जी पानी में वो वाला पी रहा हूँ, एकदम हिमालय से निकला हुआ ना, उस पर बना रहता है ये प्योरिटी फ्रॉम हिमालयस ड्रॉप। वो 200 रुपये की बोतल है, 400 की, 1000 रुपये की, वो पी रहे हैं। मतलब मिनरल वाटर प्योर पी रहे हैं, क्योंकि पैसा है, क्योंकि गंदा भी इसी आदमी ने किया, इन्हीं बड़े लोगों ने, जिनके पास बहुत पैसा है बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। और अब इसका कोई तोड़ नहीं है। वो ये वाली लोगों की आदत में आ गया ना अब, कि प्यास लगी तो 20 रुपए दिए, बोतल ले ली, बिल्कुल, और चल रहा है अपना। तो वो अब सुधारा नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, अब धरती को बचाना नामुमकिन है। हम उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे कुछ भी रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं नहीं देख रहा हूँ कि कुछ भी रिवर्स हम कर सकते, चाहे जितना आंदोलन कर लो। बहुत लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगा रहता हूँ, लेकिन कुछ हल होता नज़र नहीं आ रहा है। कोई सूरत नहीं दिख रही कि अब ये कुछ बच पाएगा। राइट। हर साल गर्मी बढ़ रही है। राइट। चिड़ियों का क्या हाल होता होगा सोचा है किसी ने? जानवरों का क्या हाल होता होगा? कुछ नहीं। अपन तो एसी चला के मस्त हैं। उसी एसी से हम अगले साल दुगना गर्मी और बढ़ा देंगे। बिल्कुल। फिर 4 एसी और लगाएंगे बड़ा वाला, फिर और 8 लगाएंगे, और गर्मी और पैदा नहीं करना है ये सब। लेकिन अब फ़ायदा नहीं है, अब वो सब बात करने से निकल गया है। नहीं है। पर ये जो हम इसकी बात कर रहे थे एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस की, तो जंगलों में जब लोग जाते हैं या पार्क्स में घूमने जाते हैं, नेशनल पार्क्स में, तो वहाँ भी तो अब पूरी स्ट्रिक्टनेस है कि आप ये नहीं अंदर ले जा सकते प्लास्टिक। वहाँ पानी वगैरह ले जाना अलाउ है क्या? पानी ले जाना अलाउड है, लेकिन फेंक नहीं सकते। तो कुछ जंगल है जिनके अंदर रहने की व्यवस्था, जैसे कॉर्बेट है, वहाँ भी पानी की बोतल ही मिलती है, आप खरीदिए। हाँ, फेंक दीजिए डस्टबिन, लेकिन अगेन प्लास्टिक यूज़ तो हो रहा है ना, कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा। ठीक है, आप अपने वो वाली बात है, मेरा घर साफ है, बाकी दुनिया से क्या। तो हर जगह बैन होना चाहिए। और इसमें एक अजीब बात यह है कि जैसे हम लोग दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका साइज अगर इतना है और हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो छोटा हो जाता है। बट वाटर बॉटल आप पानी पी लेंगे तब भी वो इतनी बड़ी है। पानी की बोतल 20 रुपये मिलती है, आपको लगता है 20 रुपये की चीज़ है, दिन में 4 पी लेंगे अगर घूमने गए कहीं। मैं स्टील वाला बनाऊंगा फ्लास्क, उसकी कीमत है 500 रुपये। लो, वो रिफ़िल करके पिएगा, कहीं बोतल नहीं होना चाहिए। 500 रुपये का पियो, इसको पियो, तब वो घर से अपना पानी भी भर लेगा, क्योंकि आपके पास प्यूरीफायर लगा हुआ है। वही बात है। फिर वो भर लेगा, 4 और खरीद लेगा स्टील वाले कि भैया यही ठीक है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे कि पानी की बोतल, और अब तो और आ रहा है सस्ता वाला। मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट की बर्बादी में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इस बात का है कि जो इंसान सुविधा भोगी हो गया, उसको हर चीज़ की सुविधा चाहिए। उसको ऊपर पहाड़ों पर आदमी लेटा रहना चाहता है। हाँ, हर चीज़ की सुविधा चाहिए उसे। सीट भी अब गाड़ी में देखिए लेटने वाली आ गई है, दबाइए फटाक से नीचे, उसको आराम ही आराम चाहिए, कोई एफर्ट नहीं लेना चाहता। ठीक है, पावर स्टीयरिंग भी उंगली से घुमा लीजिए गाड़ी में,
घर में जाइए, गर्मी है क्या फ़र्क पड़ता है, एसी है, सर्दी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हीटर है। लोग वाइल्ड लाइफ में जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, वहाँ भी आराम चाहिए। तो चलिए फिर भी लग्जरी के लिए आया है, बट जहाँ आदमी जा रहा है कि थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे, वहाँ भी उसको आराम चाहिए। हर जगह इंसान जहाँ जाएगा तबाही लाएगा, ला ही रहा है, इतना तबाही लाया कि अब वो लेटा ही रहेगा। मैंने 1000 बार बोला, मैं फिर बोलूँगा, मैं कसम से बहुत तमन्ना है कि मेरे सामने सब कुछ खत्म है, विटनेस करना चाहता हूँ। पहाड़ गिर रहे हैं, सुनामी आ रहा है, हाँ अभी भूकंप है, आप नीचे टपक के जाएं, मैं ओके बोल के आऊँगा, मैं भी आऊँगा कि ठीक है यहाँ पे ख़त्म कर, जमशेद में टपक गए नीचे, तो शकील भाई भी तो बैठे हैं। हाँ, तो सभी लोग ऐसे ही जाएंगे, जाना सबको है। सवाल यह है कि हम दे के क्या जा रहे हैं। आप इस दुनिया में आए, आपको फ्री में हवा मिला जिसका कोई पैसा नहीं लगता था, आपको फ्री में पानी मिला जिसका कोई पैसा नहीं लगता था। हम वहाँ तक ले आए हैं कि अब हमें हवा भी खरीदना पड़ा, यानी प्यूरीफायर, पानी तो हम खरीद ही रहे हैं, पानी तो ले ही रहे हैं। ठीक है, जो पहले फ्री मिलता था हमने उसको बर्बाद करके अब पैसे से खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अब आने वाला जनरेशन जो, उसको हम क्या दे के जाएंगे? बीमारी, वायरस, गर्मी, सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा ना बॉस। चाइना वगैरह में तो ऑक्सीजन खरीद के लोग पहन के चलते हैं, यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत जल्दी ऑक्सीजन लगा के चलना पड़ेगा। बल्कि कुछ लोग करने लगे हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स। वो आपकी वो रहेगी, दिन में 1 घंटा ऑक्सीजन लगाइए ताकि आपके फेफड़े पड़े ना अच्छे से फड़फड़ा सके, वरना आप मर जाएंगे। तो इस कगार तक हम अपनी दुनिया को खींच के ले आए हैं, जहाँ पे जो चीज़ें फ्री में मिलती थी मदर अर्थ से, हमने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया, बेशक, कि वही मर गई। और ऐसे वक्त में जब ये सब हो रहा है, तब कुछ लोग ऐसे हैं जो चीते को बचाने की कोशिश में हैं, उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, और ताकि हमारे आने वाली जनरेशन उन्हें देख पाएँ और हम चीतों में, हमारे जो वन है वो समृद्ध हो सकें। चीतों पर क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा कुछ चीतों के बारे में और कुछ जानकारी दीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ जानकारी की चीतों के बारे में जो आपके पास हो। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, लेकिन नए जो लोग आए होंगे उनके लिए बता दूं, चीते जो है ना वो दहाड़ते नहीं हैं, वो बिल्लियों की तरह आवाज़ निकालते हैं। अच्छा, गुर्राते हैं हल्का सा, रेगुलर जो टाइगर जैसे बोलता है वैसा नहीं है? ना, ये गुर्राते हैं, क्योंकि बहुत मियाऊं से आवाज़, आपको कई बार कंफ्यूज हो सकता है कि बिल्ली है। अच्छा। और ये 8 महीने के होते ही अपना शिकार शुरू कर देते हैं। छोटे जानवरों से शुरुआत करते होंगे। और एक मादा चीता 3 से 5 शावक होते हैं, मतलब दे सकती है। और इनकी औसत जो उम्र है, जो ज़िंदगी है, वो 10 से 12 साल की ही होती है। और ये दिन में ही शिकार करते हैं, रात में इनका विज़न जो है कमज़ोर होता है, तो ये दिन में ही अपने शिकार को अंजाम देते हैं। तो इनके जो स्पॉट्स के बारे में, क्योंकि वही है जो टाइगर्स, लेपर्ड, इन सबको अलग करता है, जो इनकी बॉडी पे जो निशान होते हैं जो, तो इनके निशान किस तरह के होते हैं, कैसे पहचाने कि ये चीता है? चीते के गोल गोल स्पॉट होते हैं। अच्छा। और ये करीब 2000 तक उनके शरीर पे होते हैं, पूरी बॉडी पे 2000 के आसपास। और ये 2 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं किसी भी आवाज़। अच्छा, सुनने की ताकत काफ़ी है इनमें। और 7 मीटर यानी 23 फीट तक ये छलांग मार सकते हैं। 23 फुट तक एक बार उछलेंगे तो ये छलांग मार सकते हैं। और ये सिर्फ 3 सेकंड में कर सकते हैं 23 फीट को। स्पीड सोचिए, स्पीड इनकी बहुत कमाल की। चीता ही तो है ना फास्टेस्ट रनिंग। एक और जानकारी है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि इनके नाखून जो है ना टाइगर और लेपर्ड से अलग होते हैं। ओके। तो टाइगर और लेपर्ड के नाखून अंदर छुपे होते हैं, जो शिकारी नाखून होते हैं, और जब शिकार करेंगे तो बाहर आते हैं। इनके जो नाखून होते हैं कुत्तों की तरह बाहर ऐसे कील की तरह निकले होते हैं। इसकी वजह है कि ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो वो ग्रिप देता है ज़मीन पे नाखून। और इनकी पूँछ जो होती है ना, वो पूरी बॉडी को बैलेंस करती है। जब ये दौड़ते हैं तो अपने पूँछ को, बॉडी को बैलेंस करने पूँछ का इस्तेमाल करते, घुमाते हैं। अच्छा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी वीडियो देखे, वो पूरे एकदम 360 पे ऐसे दौड़ते हैं पूरी बॉडी के साथ, लेकिन पूँछ उनकी लहरा रही होती है, क्योंकि पूँछ उनको पूरा बॉडी को बैलेंस करके देती है। क्या बात है। और शिकार करने के लिए बहुत कम समय होता है। ये 20 सेकंड के अंदर अपने शिकार को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। 20-25 सेकंड से ज़्यादा दौड़ नहीं सकते उस स्पीड में, क्योंकि फेफड़े फट जाएंगे इतने। अभी आपको हम दौड़ा दें यहाँ से 100 मीटर फुल स्पीड में, आपको हम तो मुँह से खून निकल आएगा आपके। चीते की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो है उसकी स्पीड। और जब ये दौड़ते हैं तो आधा समय, यानी मान लीजिए 1 मिनट दौड़ा है तो 30 सेकंड वो हवा में ही रहते हैं। पैर से जब उछलते हैं तो हवा में उछल दौड़ने का स्टाइल। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि इतनी स्पीड से दौड़ते हैं कि आधा टाइम ये हवा में ही रहते हैं। और ये जानते हैं चीता जो है धरती का सबसे
तेज दौड़ने वाला जानवर है। और जो मादा का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो 92 से 95 दिन का होता है। 92 से 95 दिन का होता है। और एक बार में 2, 3 या 5 बच्चों तक को ये जन्म दे सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी चीतों के लिए रही, और हम सब प्रार्थना करेंगे कि जो चीते वहाँ लाए गए हैं वो अच्छे से बढ़ें और उनकी तादाद बढ़े, जंगल आबाद रहे। यही हमारा मिशन भी है। बिल्कुल। तो अब अपने प्रिय जो दर्शक हैं हाँ, उनकी चिट्ठियों की तरफ बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज हमने चीतों के बारे में जाना, और हमारी ये दुआ है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा तादाद बढ़े और हम चीतों में समृद्ध हो सके हमारा हिंदुस्तान। वक्त है अब चिट्ठियों की तरफ बढ़ने का। तो जिन लोगों ने हमें चिट्ठी लिखी हैं उनकी हम चिट्ठियाँ शामिल करते हैं। पहले बता भी देते हैं कि अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। तो जिन लोगों ने चिट्ठी भेजी उनमें सबसे पहला नाम है युगल बंसल साहब का। मेरा नाम ज़रूरी नहीं है। आसिफ खान, चा, शेर खान और जमशेद भाई को प्यार भरा नमस्कार। मुझे इस शो का पता 3 ताल के एक एपिसोड सुनते हुए चला था। मैं हिमाचल में फ़िलहाल शिमला में रह रहा हूँ और अपने गृह ज़िले सोलन में के एक सरकारी स्कूल में गणित का टीचर हूँ। मैं आपके शो को कुछ दिनों से सुन रहा हूँ और जब से सुन रहा हूँ बस यही सुनता जा रहा हूँ। आपके इस शो में कुछ इस तरह की दिलचस्पी बन गई है कि बिना सुने रहा नहीं जाता। आपके इस शो में वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। मैंने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ और भी बहुत सारे, पर कभी बाघ को देखने का मौका नहीं मिला। अभी कुछ समय पहले राजस्थान घूमने गया था पर जंगल सफारी पर नहीं जा पाया। पर मैंने जोधपुर के एक जू में तेंदुआ देखा था और उसे देखकर मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया था। कभी मौका मिले तो कहीं जंगल सफारी पर ज़रूर जाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे ऐसे ही करते रहिए। हमें आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं। अब जंगल के कानून पर ज़ेरा निगाह की एक नज़्म सुनी थी, हो सके तो अपने शो में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये नज़्म जंगल पर है और आज के संदर्भ में है। उन्होंने एक बहुत मशहूर नज़्म भेजी है, मैं शामिल कर लेता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी है। इनफैक्ट पहले एपिसोड में मैंने भी इसी नज़्म से शुरुआत की थी। तो कहते हैं, ज़ेरा साहिबा लिखती हैं कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। क्या बात है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी रंग लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसन मान लेती हैं। क्या बात है। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए, किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। क्या बात है। ज़ेरा निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया युगल बंसल साहब। बंदल साहब, अभी हमने बात की कि पहाड़ में जब कोई गंदगी करे एक डंडा मेरी तरफ से ज़रूर दीजिएगा। और आप कमाल की जगह पे रहते हैं और कभी दिल्ली आना हो तो ज़रूर मिलिए। और इतने प्यारे से ख़त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों तक अपनी बात को, मैं कहानी नहीं कहूँगा, अपनी बात को पहुँचा सके कि जंगल पहाड़ बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। इसमें आप जैसे लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है साहब। तो जो मैंने कहा है उसको एक बार कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिनव का आया है ख़त, बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने अपनी भेजी हैं और जो इन्होंने ख़ुद क्लिक की हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें हैं, ये इन्होंने तस्वीरें, अरे वाह, तस्वीरें इन्होंने भेजी। हाँ, इन्होंने मुझे भेजा भी था जी, बहुत ही सुंदर। वाह, एक्सप्रेशन बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं अभिनव भाई, बहुत शानदार तस्वीरें अभिनव भाई। और साथ ही इन्होंने कहा है कि आज मेरे पास 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले, डायर वुल्फ का पुनः प्राप्त होना। हो सकता है कि कुछ जानवर जो मनुष्यों द्वारा विलुप्त हो गए हों उन्हें दोबारा प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रजातियां जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के बहुत पहले विलुप्त हो गई थी उन्हें प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस पर आपकी क्या राय है?
और दूसरा प्रश्न है, पहले जवाब दे देते हैं। मेरा ये मानना है जो बचा हो उसे बचा लो, और ये सब रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बनाया है डायर वुल्फ, तो अच्छी बात है, बट क्या ये दोबारा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि क्या हम इनके लिए इतने जंगल छोड़ेंगे? तो ये सब प्रयोग चलते रहते हैं, और प्रकृति जैसे अपने आप को बनाती वैसे उसको बने रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा इंसानों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो गलत पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न का ये कि रणथंभौर में एक बाघ ने एक बच्चे पर हमला किया जो बाद में मृत पाया गया। खबर बताती है कि बाघ केवल एक शावक था, इसलिए ये हो सकता है कि बाघ ने बच्चे को कोई जानवर समझ लिया हो। रणथंभौर के गणेश मंदिर में लोग बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ छोटे से क्षेत्र में 15 बाघ हैं। तो संघर्ष को कैसे रोका जाए, इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो बच्चे नहीं रहे, मुझे अफसोस है, तो ये अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। गणेश टेम्पल पे आप लोग गए थे शादी का कार्ड रखने, एक मान्यता है वहाँ पे कि शादी होती है तो गणेश जी के उस पर वो कार्ड रख के आते हैं। हाँ, जब ये लौट रहे थे तो ये थोड़े से जंगल की तरफ बढ़ गए थे, मतलब वो पूरा जंगल ही है रास्ता जब आप जाते हैं सिंह द्वार से होते हुए, तो वो बिल्कुल सही है, सावक ही था, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं था, उसने इन्हें हमला किया और खाया हुआ नहीं था। सोल्यूशन इसका एक ही है, जिस पे कई साल से बात हो रही है, कि मंदिर तक के लिए जो लोग जाते हैं अपनी गाड़ियों से जाते हैं, कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग वहाँ पे वो क्या करते हुए जाते हैं, परिक्रमा। यस, तो आप जंगल के रास्ते में हो, जंगल ही है वो, तो सरकार वहाँ पे सोच रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि हम वहाँ से एक बस सेवा शुरू करेंगे जो वहाँ मंदिर तक जाएगी, गणेश टेम्पल तक, यहाँ से जो गेट आता है इनका जी। तो अगर ये सरकार कर लेगी तो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व है। प्राइवेट गाड़ियों को पैदल चलना बैन कर देना चाहिए, क्योंकि रिस्की है, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और उन बच्चे का कोई दोष नहीं था, मैं कहूँगा, ना कि टाइगर का भी कोई दोष नहीं था, दोनों वो बच्चे थे, वो नादान था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रोहन भाई, और बहुत सुंदर तस्वीरें थी आपकी। मौलिक पटेल साहब ने एक ऑडियो चिट्ठी भेजी है, सुनते हैं उसको। जंगल जिंदाबाद। खांचा मौलिक पटेल हियर फ्रॉम बड़ौदा। बहुत से बार हमने रेगुलर आपके शो सुनते हैं, अभी तो मेरा बच्चा भी सैटरडे संडे हम चलने जाते हैं तो आपका शो सुनता है। रेगुलरली हम लेपर्ड, बाघ, उसका अभी तो सबका नाम भी उसको पता है। और दूसरा एक कहना चाहेंगे कि जैसा आप बोल रहे हैं कि नेचुरल कॉरिडोर होना चाहिए बाघ के लिए, टाइगर्स के लिए, तो एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। गुजरात में बाघ तो है नहीं, बट हमारा जो एक मध्य प्रदेश और राजस्थान का एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 5 साल पहले एक बाघ दिखा था, और यानी पूरा पहले पता नहीं चल रहा था कि रेगुलर थोड़ा किलिंग हो रहा था ये गाय भैंस का, और तो सब फॉरेस्ट वाले आए, क्या है, भालू है, लेपर्ड है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। तो हम भी रोज़ सुबह न्यूज़पेपर देखते थे, सभी यानी सब लोग ऐसे देख रहे थे कि कैसे ये किलिंग हो रही है, क्योंकि ये कोई बड़े जानवर की ही है, और शेर तो नहीं, यानी बब्बर शेर तो नहीं आ गए गिर से, ऐसा सब एक्साइटमेंट था सब में। एक अभी फॉरेस्ट वाले लोग आए, सब कैमरा वैमरा लगाया, तो लकीली हमको देखने को मिला एक टाइगर था वहाँ पर, यानी वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है एडजॉइनिंग राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो यानी 15 दिन तक वो सब न्यूज़ भी चला, वो टाइगर के फ़ोटोज़ भी आए, उसने जो किलिंग किया था उसको, उसके जो बैल था उसके मालिक को मुआवजा भी दे दिया। सब लोग खुश कि यहाँ पे अभी टाइगर है, ये स्टेट में टाइगर और लायन का सेंचुरी बनेगा, सब लोग ऐसे खुश, एक्साइटमेंट थे। बट अनफॉर्चुनेटली कोई एमपी की वो गैंग थी कि शिकारी गैंग, उन्होंने वो जहर दे के उसको मार लिया, और बाद में फ़ोटो आए थे, उनके नाखून और दांत ले गए थे। यानी नेचुरल कॉरिडोर की जो आप बात कर रहे हैं वो परफेक्ट है, यानी यहाँ से वो स्पॉट से एमपी और राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व है ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो टाइगर कहाँ से आया होगा, और ये मेरा इधर राजस्थान से, रणथंभौर से या कान्हा से। सो एक बात आपने जो बोला कि हमको वो कॉरिडोर भी प्रिजर्व करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ नेशनल पार्क,
तो वो एक ख़ास बात शेयर करनी थी मेरे को। और दूसरा जो आप बहुत सी बार बोल रहे हैं कि हम कमाने के लिए, नौकरी के लिए, पैसों के लिए अपना घर छोड़ के गांव में आ गए, तो हम भी ऐसा ही है, अभी बड़ौदा रह रहे हैं। लेकिन दूसरा हमने किया कि हम बड़ौदा से 10 किलोमीटर दूर रहने के लिए आ गए। थोड़ा गांव है, तो थोड़ा कम पोल्यूशन और इसमें जी रहे हैं। थोड़ा तकलीफ़ पड़ रहा है, बट अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह नेचुरल हवा में चले, बर्ड्स के आप सुन सकते हैं पीछे, तीतर, कोयल, मोर की आवाज़ें हैं। तो थोड़ा हम हमारी ओर से ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बार भी मैसेज भेजेंगे। मेरा छोटा बच्चा 10 साल का है, उसको भी आपको हाय हेलो थैंक यू कहना है। ओके, थैंक यू कांजा। मौलिक साहब, आपकी जो वो ऑडियो चिट्ठी है उसमें जो पीछे आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, जो कि आपने मेंशन भी किया है, मैं उसी को सुन रहा था कि कमाल के जगह पे आप रह रहे हैं। और बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इंसानों से दूर थोड़ा आबो हवा अच्छी हो। और आपके साहबजादे जो हैं उनको मेरी तरफ से हाय बोलिएगा, वो जंजी हैं इसलिए, और वो सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो किस्सा आपने बताया अभी, देखिए जानवरों को हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस छोड़ दीजिए। आप जंगल छोड़ दीजिए, जानवर छोड़ दीजिए, वो अपने आप फल फूल लेंगे। और आप जैसे लोग इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, मेरे यकीन है कि ये आगे जा कर के और बड़ा होगा। आपके साहबजादे वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा सोचेंगे, अपने 4 दोस्त को कन्विंस कर लेंगे, इतना ही बहुत है। अगली चिट्ठी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अगली चिट्ठी है निकेत जोशी साहब की। लिखते हैं, आसिफ भाई और जमशेद भाई, आप दोनों के जंगल के लिए जज्बे की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी जंगल जाने की बात होती है, जैसे बांधवगढ़ जैसे जगहों पर, तो ज़्यादा फोकस सिर्फ शेर देखने पर या बाघ देखने पर क्यों होता है। मैं अक्सर ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जंगल सिर्फ एक प्राणी का घर नहीं है, बल्कि एक जीवित संसार है जिसमें चरण गंगा जैसी पवित्र नदियों का बहना है, पेड़ पौधों की खुशबू है और अनेक प्रकार के प्राणी और प्राकृतिक साउंड्स का एक संगीत है। मेरा आपसे एक सिंसियर सवाल है, क्या जंगल को हम सिर्फ एक शेर स्पॉटिंग स्पॉट बना रहे हैं? क्या हमें उसे एक जीवित और समग्र अनुभव के रूप में नहीं देखना चाहिए, जहां हर पत्ते की खनक और हर छोटी प्रजाति का भी अपना योगदान है? आप इस पर अपने विचार रखिए। मैं हर बार कहता हूँ जोशी साहब कि आप जब भी जंगल जाएं, पूरा जंगल घूमिए। टाइगर, लायन या बाकी लेपर्ड देखना चाहते हैं, वो दिख जाएगा, वो बोनस मान लीजिए। जंगल का मज़ा जो है जंगल को एक्सपीरियंस करने में, उसको महसूस कीजिए। आप कहीं खड़े होकर 10 मिनट रुकिए। मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था कि जंगल को कैसे आप महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, टाइगर देखने जा रहे हैं सिर्फ, या सिर्फ लेपर्ड देखने जा रहे हैं, या सिर्फ लायन देखने जा रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। होगा क्या कि आप उसको ढूंढने के चक्कर में जंगल का पूरा मज़ा खो देंगे, और नहीं दिखेगा तो आपको थोड़ा सा अफसोस भी होगा कि यार हम जिस मकसद से आए थे वो पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये मानना है जंगल जाइए, पूरा जंगल घूमिए, जो दिखता है आपका बोनस है। अभिनव साहब की चिट्ठी है जो पिछले हफ्ते नहीं शामिल हो पाई अभिनव भाई, इस बार कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी। लिखते हैं अभिनव भाई, हाय आसिफ सर एंड जमशेद सर, I want to share my experience of my last week's jungle drive. Last weekend, I drove to 3 jungles: Gumlapur Forest, Jolagiri and Kodihali Forest. All these forests are part of Kaveri Wildlife Sanctuary and Bannerghatta National Park. Generally, I go for drives in the morning around 7 a.m. But this time, I wanted to experience the jungle post-sunset. I've heard that jungle feel completely different post-sunset. Yes. And I wanted to feel it. So I started from my home at 5:30 from Jolagiri Forest, which is at a distance of 33 kilometers from my home. Gumlapur Forest is just under 10 kilometers from my place. I didn't prefer to drive in Gumlapur Forest because the road through the jungle is narrow and there's no elephant trench, and bushes were not cleared on both sides of the drive of the road, which I believe could be dangerous at night. However, Jolagiri Forest and Kodihali Forest have elephant trench and cleared bushes on the roadsides. I entered the forest around 6:15 p.m. and there was still some daylight left. While returning, I had to drive through the same forest again, and now it was pitch dark and the time was around 7 p.m. The sound of the jungle was completely different, and I would hear the sound of insects and some night birds. The drive was very nice and smooth, but deep within I was worried about encountering a single tusker. At every road curve, my brain was drawing a picture of a tusker
standing after the curve. I had once encountered a herd of elephant in the forest, and perhaps that was the reason why I was thinking about the single tusker all the time. During the drive, I mistook a short tree to be a ghost, an anthill for some animal, and few rocks for an elephant. Overall, it was a thrilling experience, and I am aware that the jungle gets quite active at night. So it's not advised to get into forest at dark, but this is something I wanted to experience, and I ensured that I didn't go too late at night, and I went just after sunset. ये अभिनव भाई की चिट्ठी है। अभिनव भाई, जंगल जो है रात में मुझे ख़ास तौर पे दिखता तो कुछ है नहीं, सुनने का मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जंगल को सुनने का अलग मज़ा, लेकिन हाँ, मेरा ये सलाह है, आपने अच्छा किया या गलत ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जंगल के एक्सपीरियंस करना था, आप गए जंगल के साउंड को रात में, बट बाकी उसमें मेरा अनुरोध है, रात में यूजुअली अवॉइड करना चाहिए जंगल को, बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, यूजुअली नहीं, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ख़तरा है। जैसे आपको डर लग रहा था कि आपके सामने टस्कर आ गया, अगर आ जाता तो आपको दिक्कत हो सकती थी। बिल्कुल। और उस टाइम पे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं होता, रात का वक्त है। और यस, जंगल अपने आप में रात में बहुत अलग होता है, सुबह बहुत अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, हर टाइम पे जंगल ना अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और हर टाइम पे मैं जंगल को उतना ही एंजॉय करता हूँ। रात के एक्सपीरियंस तो खैर कमाल का रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस चिट्ठी के लिए। आगे भी इस तरह के किस्से अगर आपके पास हो या एक्सपीरियंस करें आप अभिनव, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप सिंह की चिट्ठी है, लिखते हैं लव यू खांचा। लव यू टू। और जमशेद भाई, जंगल जिंदाबाद, जंगल जिंदाबाद। 16 अप्रैल को रणथंभौर नेशनल पार्क में गणेश मंदिर के आसपास कुछ दुखद घटना हुई, उसके बारे में जानकारी आपको जानकारी है या नहीं? जब टाइगर इतने हो रहे हैं तो उनको कोई और जगह शिफ्ट करें, क्योंकि टेरिटरी फाइट हो रही है। अभी 16 तारीख को 7 साल के बच्चे को त्रिनेत्र गणेश मंदिर से उतारते वक्त दादी और, अभी जब बात कर रहे थे, दादी और चाचा के बीच में चल रहा था, वो बच्चा उनके बीच में से दबोच कर गर्दन पकड़कर जंगल में ले गया और मार डाला। उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा गाँव है गुहाटा। वन विभाग की लापरवाही है क्या ये? और क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो सबसे पहले निमंत्रण देने गणेश जी को भी जाते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ संज्ञान लें। देखिए, दुखद घटना है, मैंने खुद कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। 7 साल के थे वो, लेकिन जिसने किया वो भी, उसकी भी गलती मैं नहीं कह सकता कि गलती है, क्योंकि हम उसके इलाके में जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन जो है जंगलात वाले ढूंढ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पैदल चलना वहाँ बंद कर देना चाहिए, गाड़ी सर्विस शुरू कीजिए। अगर बिल्कुल आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं खुद वहाँ मंदिर में कई बार दर्शन किए मैंने, और ये अकेला मंदिर है जहाँ पे गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के साथ मिलते हैं। तो बिल्कुल जंगलात वाले कुछ अच्छा ठोस, टाइगर बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, टाइगर बढ़ेंगे तो जंगल बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे जोन नंबर 10 तक हम बढ़ चुके हैं, टाइगर वहाँ तक जा रहे हैं। ये इलाका है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट के 100% चांसेस होते हैं कि वहाँ हो सकता है, और होता है, हो रहा है। ये पिछले हफ्ते की ही बात है। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन बीच का निकाल लिया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस चिट्ठी के लिए। और हम पढ़ लेते हैं आप कुछ कमेंट्स पिछले एपिसोड पर जो लोगों ने किया है। कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, चिट्ठियाँ ऑफकोर्स अभी जमशेद भाई पढ़ते हैं। तो कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ खांचा लव यू लिखा, लव यू ऑल, और दिल बनाया हुआ है लाल वाला। और एक बहुत मासूम सा सवाल है, सलोनी दुआ का लिखा है, खांचा एक बात बताइए कि जिस टाइम आप टाइगर देखते हैं जंगल में, आपको कैसे पता चलता है कि वो कौन सा टाइगर है? क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है ना, हम 1-2 बार टाइगर देखते हैं तो हमें हर टाइगर एक सा लगता है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अच्छा खासा टाइम एज ए प्रोफेशनल 8 साल जंगल को दिया, तो हमें पता होता था इस इलाके में ये टाइगर है। अच्छा। और इतनी बार हम देख चुके होते कि हम उसे पहचान लेते हैं, जैसे मछली को, बीटू को, कलुआ को, जितने भी टाइगर हमने नाम लिए, तो आप बार बार देखते हैं तो आप उसे पहचान लेते हैं। इलाका भी होता है उनका, तो उससे भी आप पहचान लेते कि श्योर हैं कि उस इलाके में वही टाइगर मिलेगा। और हर टाइगर का जो धारी होती है वो अलग होता है, तो कुछ ना कुछ एक टाइगर में होता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वही टाइगर। अभिषेक ने सवाल पूछा है, जंगल जिंदाबाद। आपने बोला ये सही समय है जंगल जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में तो जानवर कोर जंगल में चले जाते होंगे। प्लीज़ सजेस्ट, क्योंकि मैं बांधवगढ़ जाने का प्लान कर सकता हूँ इस मई में। नहीं, ये परफेक्ट टाइम होता है।
गर्मी जब होती है तो जानवर सारे फील्ड में आ जाते हैं पानी के चक्कर में, और वाटर होल वगैरह जो होते हैं वहाँ पे अच्छे चांसेस होते हैं टाइगर को या किसी और जानवर को स्पॉट करने का। गर्मी इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट जंगल। जाइए आप बांधवगढ़, आपको अच्छी साइटिंग हो जाएगी, मेरी दुआ है आपके लिए। अरिजीत सरकार लिखते हैं, प्रणाम खान साहब, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया, कलुआ स्टोरी वाज एपिक। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा गणेश सिंह ने कहा है लवली टॉक फ्रॉम दिल्ली। शाहिद सैयद साहब कह रहे हैं वेरी नाइस। एक सवाल है जो पिछले कई एपिसोड से आ रहा है आपके बारे में, वो सवाल ये है कि बहुत लोगों ने पूछा कि क्या आसिफ खान जो है ये शम्स ताहिर खान के भाई हैं, तो आप एक बार इसको क्लियर कर दें आप। शम्स जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई नहीं हैं। भाई जैसे हैं। 2000 में जब मैं आज तक ज्वाइन किया था, शम्स भी 2001 में ज्वाइन किए थे, प्रिंट से वो टीवी में शिफ्ट हुए थे, तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। आर कुंभार नाम से एक आईडी है जिससे सवाल पूछा गया है कि जंगल में बुकिंग बहुत मुश्किल हो गई है आजकल, टूर ऑपरेटर और एजेंट पहले से बुकिंग कर लेते हैं, आम आदमी को बुकिंग मिलना ही पॉसिबल नहीं है अब आजकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत किस्मत होती है आजकल आपको, क्योंकि लोग बहुत जा रहे हैं जंगल, बहुत लंबी भीड़ होती है जंगल में, और हर जगह पे 2 नंबर तो होता ही है। तो टूरिस्ट वाले टूर ऑपरेटर और बाकी जो होते हैं बिचौलिया, वो आपसे अच्छी खासी रकम लेते हैं आपके एंट्री के लिए, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से कोशिश करते रहें तो आपको मिल भी जाता है। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही हो रहा है, कुछ केसेस में ऐसा मैंने देखा है, बाकी तो ऑनलाइन में जेन्युइन वो बुकिंग होती है। अमित पटेल साहब ने कहा है कि जो लोग सोचते हैं कि कुत्ते को अच्छी ज़िंदगी देते हैं उसको पाल कर, उनके लिए है कि इट इज़ रॉन्ग, ये एक तरीके का टॉर्चर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं रहता, ऐसा उनका कहना है अमित पटेल साहब का। इनके मतलब डॉग्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अमित भाई, तो आई एम सॉरी, बट मर्जी है लोगों की। इंसान तो मैंने कहा ना सबसे गिरा हुआ प्रजाति है, तो उसको कहाँ से रोक लेंगे आप। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, विशाल सिंह साहब हैं, मनीष प्रियदर्शनी है, उमर खैर साहब हैं, अमित हैं, विश्वास हैं, थैंक यू सो मच सभी का, शाहिद सैयद हैं, गणेश, विशाल, कुलदीप, अभिषेक, सोहन, थैंक यू। ये सब लोगों ने लिखा है कि लवली प्रोग्राम ऑन वाइल्ड लाइफ, थैंक यू सो मच, जंगल जिंदाबाद बॉस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के कमेंट्स करने के लिए। तो कमेंट्स करते रहिए, देखिए कमेंट्स करते रहिए, हमें तो क्या ही मिलता है, मतलब आप लोग का प्यार और कमेंट्स और लेटर, यही हमारे लिए हमारी दिहाड़ी है कह लीजिए, हमारी फ़ी समझ लीजिए, तो अच्छा यही लगता है कि इस बार दिनेश भाई का कमेंट नहीं आया, उनकी तबीयत। दिनेश भाई हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, और आप नहीं लिखते हैं तो लगता है कि क्या होगा। और अपने सुनील भाई कहाँ चले गए हैं? हाँ, सुनील भाई की भी नाराज़गी हो सुनील भाई, तो माफ़ कर दो यार। हाँ। जर्सी भेज दिए, लगता है उससे नाराज़ हो गया। नहीं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शो को बढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है, सभी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल। और कमेंट करने से क्या होता है कि वीडियो जो आपका सर्च में ज़्यादा आने लगता है, शेयर करने से भी। तो जितनी कोशिश आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहें, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस शो को और बेहतर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक लेके आ सकें। तो आज के लिए जमशेद भाई मेरे ख्याल से हो गया अपना। नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और देखते रहिए जंगल जिंदाबाद। जंगल जिंदाबाद।